नमस्कार। देखिए, विगत कुछ दिन में अपन लोग सीख रहे थे। मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिया था, या आपने देखा है। और बीच में नवरात्र की वजह से थोड़ा सा समय के अभाव के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। फिर से अपन लोग वही से शुरू करते हैं। अब आप एक इम्पोर्टेंट चीज जो आप विषय समझने जा रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन में। सबसे पहले किस लग्न के लिए कौन सा प्लैनेट शुभ रहेगा, कौन सा प्लैनेट अशुभ रहेगा, ये आप विचार करना है आपको। वो कैसे विचार करना है, मैंने आपको एक एक लग्न के बारे में आपको यहाँ बताऊंगा। मैं आपको देखेंगे तो आप इसके बारे में, एक एक लग्न के बारे में आप जानकारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मेष लग्न कुंडली में। तो मेष लग्न कुंडली में क्या चेतावनी भी रहना चाहिए, किस प्रकार की ही वो प्लैनेट का है और कैसे क्या रहेगा, ये 12 लग्न का आपको जब ज्ञान हो जाएगा, फिर अपन लोग हर एक ग्रहों के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं जानकारी दे दूंगा कि मेष लग्न में सूर्य किस किस भाव में बैठने से क्या फल होगा, फिर चंद्र का है, फिर एक एक लग्न के हिसाब से फिर 9 ग्रहों का होगा। तो ये भी 108 वीडियो होगा कि मान लीजिए वृषभ लग्न कुंडली में गुरु कैसा फल रहेगा। ठीक है ना, तो ये सारा चीज मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर इतना आप समझ जाएंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो चलिए, मेष लग्न कुंडली आपकी, मान लीजिए किसी की कुंडली में मेष लग्न, आपको मालूम है मेष लग्न मतलब ये 1 नंबर वाला आएगा यहाँ। ठीक है ना, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि इसमें 1 नंबर वाला मतलब मेष लग्न है। तो इसकी मेष लग्न के लिए यानी कि अब देखिएगा, इसमें सूर्य जो है मेष लग्न के लिए सूर्य सबसे सुख देने वाला, क्योंकि वो पंचमेश हुआ है। ठीक है, त्रिकोण का स्वामी हुआ है सूर्य, पंचमेश हुआ है। और गुरु भी सुख देने वाला है, क्योंकि एक तरफ से गुरु नवमेश हुआ और दूसरी तरफ से द्वादश हुआ। तो जो प्लैनेट त्रिकोण का स्वामी होता है उसको भी थोड़ा बल मिलता है, लेकिन सूर्य इसमें पर्टिकुलर एक ही, सूर्य का एक ही राशि होता है, तो पंचमेश हुआ, इसलिए ये सबसे अच्छा सुख देने वाला है। और गुरु भी सुख देने वाला, लेकिन सूर्य से थोड़ा सा कम रहेगा इसका। ठीक है ना, क्योंकि वो द्वादश भाव का भी स्वामी हुआ है, उसका दूसरा राशि। साधारण नियम के अनुसार कहते ना, गुरु जैसे कि नवमेश और दशमेश के साथ अगर शनि के साथ किसी भी प्रकार के संबंध करता है तो यहाँ एक राजयोग था, क्योंकि नवम का स्वामी के साथ दसम का, यानी कि कौन, शनि के साथ, यानी कि गुरु और शनि का संबंध अगर मेष लग्न कुंडली में एक नवमेश, यानी कि यहाँ का स्वामी गुरु होकर दसम में भी बैठ जाए, भले ही वो नीच का हो जाएगा, लेकिन और शनि भी अगर इसी भाव में बैठ गया तो यहाँ दसम भाव में शनि गुरु का संबंध एक राजयोग देता है। ठीक है ना, एक राजयोग हो जाता है। यहाँ गुरु नीच का भी योग का आप नहीं मानोगे, क्योंकि अगर कोई भी शुभ ग्रह का स्वामी, ठीक है ना, केंद्र का स्वामी हो जाता है, वो त्रिकोण में बैठता है तो वो नुकसान है। लेकिन त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाए और केंद्र के साथ संयोग करता है तो वो एक राजयोग होता है। परंतु मेष लग्न वाले के लिए बृहस्पति और शनि का संबंध रहने पर भी राजयोग थोड़ा सा कम रहेगा। इसका एक कारण है, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो ये दशमेश और नवमेश का संबंध तो हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि गुरु इसमें कमजोर हुआ। और दूसरी बात है, गुरु द्वादश और एकादश भाव का स्वामी, यानी कि ये जो संबंध भी बनते तो पूर्ण रूप से राजयोग नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपका राजयोग थोड़ा सा मिलेगा। पाराशर जी का क्या कहना है? पाराशर जी कहते हैं कि यदि दशमेश और एकादश एक ही ग्रह हो, ये राजयोग का कमी होने का कारण, अगर दशमेश और एकादश एक ही ग्रह तो राजयोग भंग कर देता है, क्योंकि इसलिए शनि का संबंध दशमेश और एकादश भाव से हुआ, इसीलिए ये जो है आपके राजयोग का ये भंग कर दिया। तो आप समझ लीजिएगा, फिर जैसे इसका मतलब इसका स्वामी हुआ कौन, शनि, इसका भी स्वामी हुआ। तो ये दोनों की, अगर पाराशर जी मत का है, जो प्लैनेट दशमेश और एकादश हो, अगर वो त्रिकोण भाव के साथ संबंध करता हो तो उसमें राजयोग होता हुआ भी वो राजयोग भंग हो जाता है। ठीक है ना। अब आपको पहले लगा कि एक तो राजयोग हुआ, फिर दूसरे में राजयोग भंग हुआ, क्योंकि इसका सूत्र ही ऐसा है। ठीक है,
तो मेष लग्न वाले के लिए बृहस्पति और शनि है ना, वो किंचित शुभ फल देने वाला होता है और पूर्ण रूप से नहीं है, थोड़ा सा अनिष्टकारी ही माना गया, क्योंकि बृहस्पति का दशमस्त होना इस लग्न वाले के लिए थोड़ा सा अशुभ हो गया, क्योंकि वो द्वादश भाव का स्वामी है। अगर किसी भी 6, 8, 12 का स्वामी जहां बैठ जाता है तो उसका भी फल हानि करता है, एक सूत्र कहता है। तो इस दृष्टि से भी ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसीलिए गुरु की अपेक्षा सूर्य इस कुंडली के लिए सबसे अच्छा फल देने वाला है, ठीक है ना। ये आप मतलब गुरु भले ही मेष लग्न कुंडली में भाग्य का स्वामी हो, लेकिन इसमें जितना सूर्य अच्छा फल देगा उतना गुरु अच्छा फल नहीं देगा, ठीक है। अब आप समझ लीजिएगा इसके बाद और क्या है, एक सेकंड, हाँ, फिर इसके बाद और कौन सी प्लैनेट इसके लिए अच्छा बुरा है आप समझ लीजिए। और बृहस्पति दशम में नीच हो जाता है, परंतु नीच भंग राजयोग तो सुखदायी हो सकता है। अगर कोई भी नीच भंग राजयोग आ जाए, अगर वो सुखदायी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत अच्छा माना गया। शनि और बुध और शुक्र मेष लग्न वाले के लिए पाप होते हैं, क्योंकि शनि एकादश भाव का स्वामी, बुध छठे भाव का स्वामी और शुक्र मार्केश भी है, सप्तमेश और द्वितीय मार्केश होता है। तो इसलिए इस लग्न के लिए शुक्र, बुध और शनि वो पाप फल देने वाले होते हैं, पाप होते हैं। शनि और बुध प्राय इस कुंडली में मार्केश होता है। इस कुंडली में बुध और शनि मार्केश होंगे, ना कि इसमें शुक्र मार्केश उतना नहीं होगा जितना शनि और बुध मार्केश होगा इस कुंडली में, ठीक है ना। शुक्र यद्यपि द्वितीय सप्तम है, मारक होना चाहिए, मार्केश कहा जाता है, परंतु मृत्यु देने वाला शुक्र का पास में नहीं है, इसमें बुध होगा। क्योंकि बुध इस कुंडली में आप देखिएगा तृतीय भाव का स्वामी होकर भी छठे भाव का भी स्वामी है, तो इसलिए बुध सबसे ज्यादा अनिष्ट फल देने वाला है। चंद्र इस कुंडली में क्या हो गया, इस कुंडली में चंद्र चतुर्थेश हुआ और बृहस्पति मंगल, ये मंगल लग्नेश होने हुआ, लेकिन लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश हुआ। अगर कोई प्लैनेट लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश होता तो थोड़ा बहुत उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन उतना फल नहीं है, क्योंकि एक राशि उसका अष्टम भाव का स्वामी हुआ, यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी हुआ। तो यहाँ चंद्र और मंगल और बृहस्पति है ना, और कौन, सूर्य, ये यदि शुक्र को संबंध करते हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे की किसी का ग्रह संबंध हो ना हो, तो ये भी एक अच्छा माना जाएगा। मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में सूर्य और चंद्र, ये मान लीजिएगा चंद्र और सूर्य चौथे भाव में पहुंच जाए और चंद्र पंचम भाव में आ जाए, तो ये एक राजयोग हो जाएगा मेष लग्न कुंडली में, ठीक है ना। अगर बृहस्पति नवम भाव में का बृहस्पति पंचम भाव में आ जाए, पंचम भाव का बृहस्पति नवम भाव में चले जाए, ये भी एक जो कि केंद्र त्रिकोण का या त्रिकोण के माध्यम से ये भी एक अच्छा योग बनेगा, ठीक है ना। मेष लग्न वाले के लिए मंगल अष्टमेश होने पर भी अनिष्टकारी नहीं होता, हमने बताया, क्योंकि लग्नेश हो जाने से मंगल को अष्टमेश होने का नहीं होता। अच्छा, इस लग्न में अगर इसका जो कोई भी लग्न जैसे मेष लग्न हो, अगर उसका प्रथम नवांश में हो, मेष लग्न का पहला नवांश यानी कि जो पहले नवांश मेष राशि का जो कहला जाता है, अगर प्रथम नवांश में हो, ठीक है ना, तो उसका लग्न भी मतलब उसका जो नवांश कुंडली में मेष लग्न यानी कि वर्गोत्तम हो जाए, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति का प्राकृतिक स्वभाव विशेष रूप से प्रकट होता है, बहुत अच्छा माना गया उसका, ठीक है ना। लग्न कुंडली में अगर नवांश कुंडली में भी मेष लग्न हो जाए तो उसके लिए सबसे अच्छा माना गया है। और ऐसे जातक को क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे जातक को अपने रुचि के अनुसार कभी भी सोने में कम नहीं करना चाहिए, उसको पूरी तरह से निद्रा लेना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में मेष लग्न कुंडली में थोड़ा सा गुस्सा, बीपी हाई होना, ये सब शिकायत आते हैं। तो इसलिए निद्रा को पूर्ण रूप से शारीरिक जितने भी
विश्राम चाहिए, उसको विश्राम लेना अति अन्य हुए। मस्तिष्क की रक्षा करना चाहिए उसको हमेशा। मेष लग्न वालों को बहुत ज्यादा टेंशन होता है, ठीक है ना, स्ट्रेस होते हैं, इसलिए उनको जितने ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस से टेंशन से दूर रहना चाहिए और कुछ ना कुछ व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है ना, और अच्छे से वातावरण में घूमना चाहिए। जितना प्राकृतिक के साथ अटैचमेंट रहेगा मेष लग्न वालों के लिए, उतना ही टेंशन दूर होगा, ठीक है ना। ये रही बात मेष लग्न में कौन सा प्लैनेट कैसा क्या रहेगा, ठीक है ना। फिर हम मेष लग्न में और भी हम चर्चा करेंगे कि इसके साथ साथ और क्या और चर्चा कर सकते हैं। फिर एक एक मैंने प्रेडिक्शन का एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। तो पहले ये स्टेप समझ लीजिएगा, मेष लग्न 1 नंबर से शुरू हुआ था, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये तो अभी ये सब चीज पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये मेष लग्न का पूरा डिटेल्स है। ओके, ठीक है। हर हर महादेव।